कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। दो क्लासेस आपकी इकोनॉमी सर्वे की बच्चों कंप्लीट हो चुकी हैं और उन दोनों क्लासेस में कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर बजट में तो ये डेटा बताया था और इकोनॉमी सर्वे में ये। पहली बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब भी आपका बजट पेश होता है, बजट में क्या होता है बच्चों, एक पिछले साल का डेटा होता है जो हमने प्राप्त किया, एक जो हमारा अनुमानित है, ठीक है, यानी 2-3 साल का उसमें रहता है। अब आप ये कंफ्यूज मत करना, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछता तो पिछले बार का पूछेगा आपसे। बजट का क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा कि वर्ष 2026-27 के बजट के अनुसार उत्तराखंड में ये कितना प्रतिशत निर्धारित है या इसका क्या अनुमान है, ठीक है, ये अनुमानित होगा। दूसरे तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार उत्तराखंड में इसका योगदान कितना है। ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, यानी आर्थिक सर्वे का क्वेश्चन आएगा तो साफ साफ लिखा जाएगा कि 25-26 के अनुसार ये क्या रहा, ये कितना है या आने वाले इसमें। और बजट का क्वेश्चन पूछेगा तो वर्ष 2026-27 के उत्तराखंड बजट में ये कितना अनुमानित है। दोनों अंतर समझना, जहां मैं अनुमानित लिखाऊंगा समझ जाना कि हाँ वो अनुमानित है, और जहां प्रॉपर डेटा लिखा दिया समझ लेना कि पिछले आर्थिक सर्वे का डेटा लिखा है सर, ठीक। दूसरी चीज, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने आर्थिक सर्वे 25-26 का अभी आप लिख रहे हो, क्योंकि आर्थिक सर्वे तो 26-27 का होना चाहिए, आपने तो जो है हेडिंग में जो मतलब थंबनेल बना रहे हो उसमें 25-26 लिखा है। सर ये कंफ्यूज कर रहा है बच्चों, आर्थिक सर्वे 1 साल पुराना ही होता है, 1 साल पुराना, यानी अभी 26-27 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होगा वो 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर है। तो इकोनॉमी सर्वे इससे जस्ट प्रीवियस ईयर का होता है, यानी 25 और 26 का। हमने क्या अचीव किया, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कितना क्या रहा, वो तो पिछले साल का होगा ना, वो 26-27 का थोड़ा ना होगा। जो आया ही नहीं है ईयर, जो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं, अभी तो हम 2026 में है, तो 26 का भी अभी कौन सा मार्च एंड हुआ है, आज पहली तारीख है 1 अप्रैल, तो अभी से तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा। तो इसका आज से कहां से नया आपका आर्थिक सर्वे आएगा। आर्थिक सर्वे 26-27 का मैं अलग से अगर आपको पहले ही पढ़ा दूं तो लोग कहेंगे यार कैसा आदमी है, आर्थिक सर्वे इसको पता नहीं कहां से कौन सा क्या कर रहा है, तो 26-27 का आर्थिक सर्वे पढ़ाने में लगा है। 26-27 का नहीं होगा बच्चों, 25-26 का आर्थिक सर्वे होगा। जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जब हम नेक्स्ट बजट में जाएंगे तब हम 26-27 का आर्थिक सर्वे देखेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। इसके अलावा जो मेन चीज है बच्चों आज, क्योंकि आपके लिए जो 2 क्लासेस कराई हैं, आई होप कि वो आप कवर कर रहे होंगे, और साथ ही करना है, ऐसा नहीं कि आप जो है चीजों को पोस्टपोन कर रहे हो, आज नहीं कल देखेंगे पर ऐसे बहुत नुकसान हो जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप चीजों को डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप वास्तव में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हर जगह करेंगे, ठीक है। विदाउट डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होता है। आप लोग क्या करते हैं, एक क्लास तो पहली जैसी होगी, क्लासेस होंगी तो पहली क्लास तो आज बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं, थोड़ा सा डल पड़ जाते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि आप लोग साथ में देखो, बस आप चीजों को बात के लिए मत रखो कि यार भविष्य में देखेंगे। आप क्या है, देखो 20-25 मिनट की वीडियो होती है, तो अगर आप 24 घंटे में 20-25 मिनट निकाल पा रहे हैं अपने लिए तो बहुत बड़ी बात है। नोट कर लीजिए, उसके बाद जब भी आप उसको याद करेंगे समय के साथ, क्योंकि बाद में क्या होता है, चीजें बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगी आपके लिए, मुश्किल होती हैं, चीजें बढ़ जाती हैं, कंटेंट बढ़ जाता है, क्या क्या करोगे आप लोग ये ध्यान रखना। एक महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि बीपीडीओ वीडियो का री एग्जाम है आपका 17 मई को, इसके लिए भी एक चीज बच्चों ने लिखा था कि सर 17 मई को तो लोअर पीसीएस का एग्जाम प्रस्तावित है और 17 मई को ही री एग्जाम है, कहां से कैसे होगा। देखो बच्चों, अप्रैल का महीना तो आ गया है, आयोग ने अब विज्ञापन निकाला नहीं, और जो 17 मई का जो आपका लोक सेवा आयोग का जो आपका आया हुआ था, जो शेड्यूल था पहले 17 मई को लोअर पीसीएस का, 5 जुलाई को अपर पीसीएस का, उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद एक नया आपका क्या आ गया है, आयोग का कैलेंडर आया हुआ है लोक सेवा आयोग का, जिसमें कि मई महीने के एंड तक के एग्जाम दिए हुए हैं, जिसमें बेसिकली जो कवर किया गया है प्रवक्ता यानी राजकीय इंटर कॉलेज की जो लेक्चरर का एग्जाम है उसका शेड्यूल दिया हुआ है 9 मई, 10 मई और लास्ट मई एंड में। तो आपका जो 17 वाला है उसमें मेंशन नहीं है। इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि आपका, जहां तक मैं समझ रहा हूं, वो 17 मई की डेट अलग से दोबारा आएगी। वो किस तिथि को कराते हैं, मुझे लगता है कि मई के बाद वाला जो कैलेंडर निकालेंगे ये लोग मई के बाद के एग्जाम का, उसमें लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ एआरओ ये सब चीजें उसमें शामिल होंगी। अभी फिलहाल जहां तक मैं समझ रहा हूं कि जो पुराना कैलेंडर है वो नए कैलेंडर के आने से क्या हो गया, अपने आप ही खत्म हो गया है, जितना मैं समझ पा रहा हूं। क्योंकि वरना अगर ऐसा होता कि लोअर पीसीएस का अगर 17 मई को एग्जाम होता तो उससे पहले ही विज्ञापन आ जाता। अभी देखो 47 डेज बचे हैं, कब विज्ञापन आएगा, कब आप उसको फॉर्म भरोगे, कब उसकी तैयारी करोगे, तो कम से कम 2 महीने तो आपके उसके लिए ही चाहिए, क्या जो मतलब
प्रिपरेशन के लिए कब वो आयोग एडमिट कार्ड बनाएगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि 17 मई को आपका कोई लोअर बीसीएस का फिलहाल होने वाला है, क्योंकि आपका उसके ऊपर नया कैलेंडर आ गया। जो नया कैलेंडर आएगा वही माना जाएगा, उसमें तो लोअर बीसीएस का नाम ही नहीं था, तो लोअर बीसीएस का 17 मई को नहीं होगा जितना मुझे पता है। ठीक है, बाकी जो भी होगा दिख ही जाएगा। अब आता है मेन चीज बच्चों, बीपीडीओ वीडियो री एग्जाम, टोटल फोकस फिलहाल उसी पे कीजिए क्योंकि आपका सामने वही एग्जाम है। इसके अलावा जो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस आरओ आरओ का आएगा उसको पृथक से हम लोग देखेंगे, अलग से उसको कवर करेंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। लोअर पीसीएस के एग्जाम से पहले जो आपका बीपीडीओ का एग्जाम है, इसके लिए एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की वन रिपोर्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है लेटेस्ट वाली, अभी 2026 चल रहा, शायद 2024 या 25 में निकली हुई थी, वो मैंने आपको करा दी है। ठीक है, वो आप प्लेलिस्ट में जाना, जिन बच्चों को समझ नहीं आ पा रहा कि वो कहाँ पे वो वीडियो होगी, अगर आप कहोगे तो मैं उसका लिंक जो है उस वाली वीडियो का, उस फोल्डर का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा। ठीक है, पहला कमेंट आप देखोगे तो वहीं पे आपको दिख जाएगा, मैं आपका लिंक डाल दूंगा। वो टॉपिक आपके लिए मस्ट है, यानी आप कुछ ऐसी चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा है कि इस एग्जाम के लिए ट्रेडिशनल चीजें आप तैयार कीजिए, यानी आप उत्तराखंड की इतिहास पढ़िए, कोई मैं चंद राजवंश पंवार राजवंश ये कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये सारा कंटेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, वन स्थिति या वन रिपोर्ट जो है उत्तराखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो आपको वो कवर करना है। इसके अलावा एक वीडियो में आपको, एक या दो वीडियो में दूंगा भारत के बजट की, यानी जो वर्ष 2026 के लिए भारत सरकार ने अपना बजट प्रेजेंट किया, उसमें देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है। ज्यादा लेंदी नहीं लेंगे उसको, क्योंकि 1 या 2 नंबर भारत के बजट से आएंगे, 1-2 क्वेश्चन उत्तराखंड के बजट से आएंगे, 3-4 और 4-5 क्वेश्चन आर्थिक सर्वे से आने की संभावना। तो 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस वाले पोर्शन से रहेंगे, और आप जानते हैं 7 से 8 क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि उत्तराखंड का जो बजट सर्वे, आर्थिक सर्वे, वो तो उत्तराखंड के 40 नंबर में कवर हो जाएगा, जो उत्तराखंड का 40 नंबर का पोर्शन है। लेकिन जो इंडिया वाला है, वो जो जीएस का सेक्शन है आपका 25 नंबर, उसमें 1-2 नंबर 2-3 नंबर भी आगे, तो आप जानते हैं एक एक नंबर की कितनी कीमत है, क्या वैल्यू उसकी है, ये आप सभी अच्छे से समझते हैं इस चीज को। तो जो इंडिया वाला बजट है उसकी 1-2 क्लासेस आपके एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा। एक बार हम लोग आर्थिक सर्वे करेंगे तो 2 क्लासेस मान के चले, भारत वाला यानी इंडिया 1 या 2 क्लास मान के चले, ज्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है, उसके बजट की करा दूंगा मैं आपको। उसमें हमने यही देखना है कि राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है या कितना रहा, या इसके अलावा जीडीपी जो है हमारी विकास दर कितनी है, या जीडीपी की कितना रहा इस बार, कितना अनुमानित है, और कौन सी नई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है घोषणा की है बजट में, और क्या किस थीम पे आधारित था, वो कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि पता लगा यहाँ उत्तराखंड का बजट पढ़ते रहे, वहां पूछ दिया भारत सरकार का बजट, वहीं पर आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। इससे पहले कि आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, आपको पहले ही क्या करना होगा बच्चों, उस टॉपिक को तैयार करके जाना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, उत्तराखंड की वन रिपोर्ट मस्ट। ठीक है, उत्तराखंड की वन रिपोर्ट, साथ ही साथ भारत की वन रिपोर्ट, यानी इंडिया की वन रिपोर्ट में आपको जो जीएस का क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना, वो मैं आपको फोल्डर मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। इंडिया की वन रिपोर्ट प्लस भारत वाली जो वन रिपोर्ट है, मतलब इंडिया की वन रिपोर्ट प्लस उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है, दोनों सेक्शन आपको कवर करने हैं। एक, इसके अलावा जो आपका इंडिया का बजट है मेन पॉइंट, और उत्तराखंड का बजट, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वे, 2 ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपका, अब देखो, आप ये मत कह देना कि सर आपने ये कहा था और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं, इसमें बिल्कुल भी मेरा दोस्त नहीं रहेगा बच्चों। पूछेगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो भी ठीक है, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि पूछना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जो पेपर एग्जामिनर है, अगर मेरी आवाज सुन रहा होगा, कहीं ये ना सोचे कि यार ये इसने पहले ही ये चीजें बता रहा है कि ये पूछ सकता है, कहीं पता लगा पेपर का पैटर्न ही बदला, लेकिन वो क्यों सुनेगा मेरी आवाज भाई, उसके पास इतनी अच्छी अच्छी आवाजें होंगी सुनने के लिए, किसी और की आवाज सुनेगा। तो कहने का मतलब है हमें मेन चीजें कवर वही करनी है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने हिंदी वाले सेक्शन में बताया था, आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य वाला पोर्शन और पत्र लेखन वाला। वो 2 टॉपिक बहुत अच्छे से अपनी कमांड बना के जाना। 2-3 नंबर भी अगर आपके उससे आगे, तो आपका काम बहुत अच्छे से निकल सकता है, यानी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से हिंदी में स्कोर कर सकते हो। क्योंकि हिंदी व्याकरण आप अगर बेसिक भी पढ़ के जाओगे तो भी काम हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में या तो आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या आप उसको छू भी नहीं पाओगे। अगर आप संधि समास, ये सॉरी जो आपका संधि वाला पोर्शन है, या आपका जो व्याकरण का संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये सारे टॉपिक हैं, अगर आपने
इसकी बेसिक थीम समझी हुई है तो आपका काम बन जाएगा। अदरवाइज आप इसको डीप पढ़ने की कोशिश करोगे तो डीप वो या तो आपकी रीच से बाहर ही होगा या क्वेश्चन ही नहीं पूछा होगा। वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मैंने देखा है 20 नंबर की हिंदी में बहुत समय से मैंने नोटिस किया है, हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन कम पूछते हैं, ये शब्दों के अर्थ ज्यादा पूछते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी शब्द पूछते हैं। इसके अलावा हिंदी में पत्र लेखन वाला क्वेश्चन आता है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य जो एनसीईआरटी बेस का है आपके सिलेबस में। अब आप कहोगे सर हिंदी साहित्य कैसे तैयार करें? भाई देखो सिलेबस आपके पास है ना अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, आपको कुछ नहीं करना। आप सिंपल सी बात देखिए सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। और आजकल तो क्या है, इतना एआई का जमाना है यार भाई, गूगल जेमिनाई है, चैट जीपीटी है या इसके अलावा कोई और है, उससे बोलो, उसमें टॉपिक डालो, लिख के बोलो कि जैसे सिलेबस में दिया है सुमित्रा नंदन पंत, आप बोलिए कि सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बता दीजिए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। आपको खोल के दे देगा कि भाई ये इंपोर्टेंट तथ्य। बच्चों कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चों आपका जीएस वाला पोर्शन है, जीएस का मैंने आपको बताया कि आपको बेसिकली हमें क्या करना है, घटना चक्र या लूसेंट पढ़ के जानी, क्योंकि ज्यादा जीएस पढ़ोगे क्वेश्चन आने हैं नहीं, आएंगे भी तो या तो आपकी रीच से बाहर ही होंगे, आप कितना पढ़ लो समय भी नहीं है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ये है कि आपका एग्जाम डेट आई हुई है, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है और आप ये भी जानते हैं कि आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं मानूं, जैसे मुझे तो लग रहा है कि यार पता नहीं इन्होंने कितना पढ़ा होगा, या क्योंकि मेरा डिसिप्लिन खुद का नहीं था, मैं आप लोगों के बीच अवेलेबल नहीं था बीच में, मैंने ज़्यादा क्लासेस तो दी नहीं है इस बार। तो जैसे मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि यार इन्होंने पता नहीं कितना पढ़ा, मैं हो सकता है गलत सोच रहा हूँ। मे बी पॉसिबल है कि आप जो है जब से ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, दोबारा एग्जाम होगा बताया था, हो सकता है कि आप लगातार तब से टच में हैं, तब लगातार तब से तैयारी में, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होना है या आपने कितना बेहतर किया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चों, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, आप थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट के जो लगभग 40 से 45 दिन बचे हैं, इसमें अगर आप ढील न बरतें, आप लगातार अपनी मेहनत को अपने सही तरीके से आगे लेके जाएं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन लास्ट के समय में कभी भी चूक मत करना, नया कुछ नहीं पढ़ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नया पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट आपके पास है उसको रिवाइज कीजिए। कुछ सेक्टर हैं जैसे उसको सेलेक्ट करके लीजिए। अब आप देखिए ग्राम पंचायत वाला आपका जो है एग्जाम है, कहीं ना कहीं आपको उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम अच्छे से पढ़ना चाहिए। जितना मेरी मतलब मैं जानता हूं कि उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम 2016 का है, कब लागू हुआ, क्या प्रावधान है, कितने मेंबर होते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन आपका टॉपिक जो भारत के संबंध में पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय वाली व्यवस्था, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। पटवारी का एग्जाम है तो उत्तराखंड में पटवारी सिस्टम, क्योंकि ये लोग ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे मैंने पिछले बार देखा जो पुलिस का एग्जाम था तो उसमें पुलिस वाले एग्जाम में इन लोगों ने क्या किया था बच्चों, जो पुलिस प्रणाली के संबंध में तो वहां से क्वेश्चन उठाए थे। हो सकता है कि उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल का है तो इसका इतिहास देख लेना कि पटवारी सिस्टम क्या है, कब से शुरू हुआ, किस तरीके के इसके काम होते हैं, पंचायतों के क्या काम होते हैं, क्योंकि पंचायत का एग्जाम भी है। तो अगर आपके नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में लिख देना सर विभागीय जो पेपर है ये हमारा मतलब डिपार्टमेंट, जो भी हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ फैक्ट आ सकते हैं, या हमारे जो डिपार्टमेंट जिस एग्जाम को हम दे रहे हैं उस एग्जाम के संबंधित, ऐसा नहीं कि उस सिलेबस से संबंधित, उस एग्जाम के संबंध में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो किसी दिन एक क्लास, अभी तो टाइम है ही 40-45 दिन है, तो एक क्लास की बात है, एक ही क्लास में सारा हो जाएगा, उसमें पटवारी भी हो जाएगा, उसमें वीडियो भी हो जाएगा, किस तरीके से इनका काम होता है, क्या क्या ये करते हैं, या इसके जो प्रमुख संस्थाएं यहाँ पे हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं, इनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, कहाँ पे ये सब चीजें होती हैं, कब वो स्टैब्लिश हुए, तो वो चीजें मैं आपको करा दूंगा। अगर आप बोलोगे सर ये टॉपिक करा दो तो मेरे लिए बहुत आसान है, मतलब ये 20-25 मिनट में सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है। तो जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि घटना चक्र, लूसेंट वगैरह पढ़िए, ऑब्जेक्टिव वगैरह लगाइए, बस उसमें थोड़ा सा इंडिया का करंट अफेयर्स और आपका भारत सरकार का जो बजट है और भारत सरकार के जो आर्थिक सर्वे आया था उसमें कुछ 1-2 क्लासेस में वो कवर होंगी। उत्तराखंड में आपको मैंने बताया कि सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, गवर्नमेंट की स्कीम को बहुत फोकस करना है बच्चों, गवर्नमेंट इसकी स्कीम नहीं छोड़नी है, गवर्नमेंट स्कीम मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, अभी बहुत समय है, ऐसा नहीं कि आज ही याद करनी है आपको, 40-45 दिन है, एक बार आर्थिक सर्वे जब हमारा कवर हो जाएगा तो वो हम लोग करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों के अंदर कैपेसिटी है, आप कैपेबल हैं बच्चों, और आपके अंदर एक हुनर भी है, टैलेंट है, अपने आप पे भरोसा करना है, बिल्कुल भी चूक नहीं करनी। 40-45 दिन इतना अनुभव, अपने अनुभव को
दर्शाइए। इतने प्रैक्टिस सेट आप लोग करते हैं, तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में आप ज्वाइन करते हैं, प्रैक्टिस पेपर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अनुभव उसको अपना साझा कीजिए, एग्जाम में दिखाइए कि किस प्रकार से आप बेहतर कर सकते हैं, पहले आपकी कहाँ पे मिस्टेक रही थी, जो सेक्शन आपका कमजोर है उसमें काम कीजिए। मैं तो कह ही रहा हूँ, रीजनिंग अगर जिस बंदे ने यहाँ पे सही कर दी, रीजनिंग में अच्छा खासा क्वेश्चन उसने ले आया, आर्थिक सर्वे वगैरह ये क्वेश्चन सही कर दिए, करंट अफेयर सही कर दिया, और हिंदी की जो मैं साहित्य और इसके अलावा जो आता है बेसिकली आप देखोगे वो सारा क्या आता है बच्चों, ट्रेडिशनल आता है। वो आपके सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार वाली स्टडी है, जितना रटोगे उतना आपको फायदा होगा। अदरवाइज अगर आप समझ रहे हो कि आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से समझ के पढ़े तो समय ही नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। कब समझोगे, कब पढ़ोगे, कब उसको देखोगे, तो उसको बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से आपका 17 मई को एग्जाम है, तो 15 मई तक यानी आप 30 और 15 45 दिनों का एक शेड्यूल बनाइए बच्चों। और आप अगर इन 45 दिनों का भरपूर उपयोग करोगे, बेहतर तरीके से टाइम का प्रबंधन करोगे, बेहतर तरीके से इसके पीछे लगे रहोगे और ईमानदारी से अगर मेहनत करोगे, डिसिप्लिन यानी अनुशासन अगर आप इसमें बनाए रहोगे, तो 45 दिन मोर देन इनफ फॉर योर स्टडी बच्चों। आपके लिए बहुत समय है, 45 दिन यहाँ नहीं होते। और 45 दिन क्यों है पता है आपके लिए? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए आपके, ठीक है। और आप जानते हैं जैसे यूपीएससी वगैरह इतने बड़े एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, लास्ट के 60 से 65 दिन वो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तब भी वो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। तो वो तो कहाँ का एग्जाम रहेगा, उसका स्टैंडर्ड कितना अलग है, इसका स्टैंडर्ड कितना अलग है, आप खुद जानते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए अगर आपको 45 दिन मिल पा रहे हैं तो प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए, बहुत आसान है आपके लिए। तो 3 ही तो सेक्शन है, मतलब आप देखिए ना, इतना समय आपके पास है। और सेक्शन देखिए, यहाँ पर एक हिंदी का सेक्शन है, एक पोर्शन इसको दीजिए, एक आपका रीजनिंग का सेक्शन है, दूसरा पोर्शन, तीसरा सेक्शन आपका उत्तराखंड का है, और चौथा सेक्शन जीएस का है। अब हर सेक्शन की मार्क्स की वैल्यू देखिए। अब आप जानते हैं कि इसमें 40 नंबर का पोर्शन है, तो सबसे ज्यादा अपनी स्टडी का 40% समय दीजिए इसको। यानी अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसका 40% निकाल लीजिए, यानी 4 घंटे आपको उत्तराखंड पढ़ना पड़ेगा। जहां जिसकी वैल्यू जितनी है उसको। अब रीजनिंग है, रीजनिंग का आना है 10 नंबर, यानी आप 10 नंबर है तो 1 घंटा रीजनिंग को दीजिए, ठीक है। 10 मार्क्स है तो कितना दोगे, 1 घंटा इसको दीजिए। अगर 40 नंबर का है तो 4 घंटा या 3 घंटा, जितना आपकी कैपेसिटी। हिंदी 20 नंबर की है तो 2 घंटे, यानी 20% स्कोर आपका ये कर रहा है तो लगभग 2 घंटे की स्टडी इसमें होगी। और जो जीएस है आपका बच्चों 25 नंबर की, तो 2.5 घंटे की स्टडी इसमें होगी। तो आप 10 घंटे नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं, रिविजन अगर आप कर रहे हैं, तो सही तरीके से टाइम मैनेज कीजिए। कंप्यूटर वगैरह तो बहुत बेसिक आती है, कहीं से पढ़ लेना लूसेंट वगैरह से, या जो मैंने आपको एक फोल्डर कराया हुआ है उसमें बहुत ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना टाइम मैनेज कीजिए। अब 24 घंटे का समय है, अगर आप प्राइवेट नौकरी या कहीं ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो सोचिए कितना समय होता है यार एक दिन में 24 घंटा। लोग कितने सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ पा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वही उत्तराखंड रिवीजन मोड पे कुछ नया जोड़ना है उसमें, वही जीएस घिसीपिटी कितने सालों से वही उसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा वही आपका रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में कहूंगा इसको बहुत सही से प्रैक्टिस करना, ये आपका सिलेक्शन। तो आप सुबह से शाम तक देखिए, अगर आप 7 बजे सुबह उठते भी हैं, मैं तो कहता हूं कि आपको 6 बजे उठ जाना चाहिए, अब 5 बजे उठ जाना चाहिए, चलो कोई नहीं उठ पाते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, तो सोचिए नाश्ता करने तक भी अगर आप ब्रेकफास्ट करने तक एक सब्जेक्ट निकाल लेंगे, हिंदी ही निकाल लीजिए 1.5-2 घंटा। ब्रेकफास्ट से लंच के बीच अगर आप उत्तराखंड निकाल लेते हैं, लंच से शाम के थोड़ा रेस्ट करने के बाद स्नैक्स वगैरह चाय वगैरह पीने तक अगर आप जीएस कर लेते हैं, रात को सोने से पहले रीजनिंग कर लेते हैं, तो क्या है बताइए, रिविजन ही तो करना है ना, सारा नोट्स आपके पास पड़ा है, कंटेंट। अब हर इंडिविजुअल को तो मैं यहां से बता नहीं सकता हूं कि आपको ये चीजें पढ़नी है, आप खुद जानते हैं कि आपके पास कंटेंट क्या रखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपका एक विश्वसनीय होगा, मतलब बहुत ज़्यादा जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अनावश्यक चीज़ें पढ़े जा रहे हो, कुछ भी खोले जा रहे हो, ऐसा मत करना बच्चों। जो सिलेबस है बिल्कुल सिलेबस फोकस करते हुए फिल्टर करना सीखो। अब धीरे धीरे क्या समय आएगा, आपकी आत्मा भी जान जाती है, हर कोई जानता है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अब सारे क्वेश्चन रटने में लगे हो तो कोई फायदा नहीं, कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड पे आपको आना पड़ेगा जहां से चीजें फिल्टर होती हैं। यानी आप जैसे उत्तराखंड पढ़ने लगे, आपको पता होगा कि 2 चीजें होती है। जैसे आप रिवीजन करते हो, हल्का सा जैसे जो भी नोट्स हैं आपके, एंड में क्या करना, हल्का सा एक मार्क करना, कोई दूसरे कलर की पेन ले आना और मार्क करना उसमें, कि ऐसे मार्क करना, पॉइंट लगा देना, जो भी स्टार लगा देना जो आपको नहीं आता है रिवीजन में। सेकंड टर्म में जब आप रिवाइज करोगे तो उस स्टार वाले को ही ज्यादा फोकस करना। जैसे आपने रिवीजन करना शुरू किया, जो भी कंटेंट आपके पास है जिससे भी आप पढ़ते हो, आपने क्या
क्या किया, पढ़ना शुरू किया, जिसमें आपको कंफर्म है, आपको पता है कि उत्तराखंड का जो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, 1926 में। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, 1916 में। आपको ये पता है, तो आप इस पे क्यों स्टार लगाओगे? जब दोबारा पढ़ोगे तो उन क्वेश्चनों को स्टार लगाना जिसको आपको याद करने में, या जो आपने पहली बार पढ़ा है या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार करना। तो नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चन में, तो आपका समय बच जाएगा। और हमेशा बोल के नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा माइंड से देख के, आंखें भी देखनी है और आंखें भी खोलनी है, दिमाग भी चलाना, और ये भी याद रखना है कि आपको 4 ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे वहां। आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो पा रहा, ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है, आप अपने आत्मा से पूछना कि अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये विकल्प आपको दिख गया जो आपका आंसर है, क्या आप उसको टिक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आपके आत्मा कहेगी हाँ हाँ ये तो टिक हो जाएगा, अभी याद नहीं भी हो रहा, ऑब्जेक्टिव देख के मैं याद कर लूंगा, तो काम बन गया। तो सिर्फ स्टार लगाना और उसके बाद आगे आगे बढ़ते रहना, देखना कि कहां पे आप अटक रहे हो। उस क्वेश्चन को स्टार करने के बाद आप उसको सेकंड टर्म में रिवाइज करना। रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे इस समय में, उतना आपके लिए क्या होगा बच्चों, फायदा होगा। और एक चीज ध्यान रखना, अपने आप पे भरोसा सबसे ऊपर होता है। आप ये मान के चलो, आप ये अपने दिल से कहना कि आप कर सकते हो, आप एग्जाम निकाल सकते हो, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जहां से आपका भरोसा अपने आप पे क्रिएट हो गया, आपने अपने आप को मोटिवेट रखा, आपने एक अच्छा स्वस्थ पर्यावरण अपने आसपास स्टडी का बनाया, एक अच्छा एटमोस्फियर अपने क्रिएट किया, डेली एक प्रॉपर रूटीन से पढ़ा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी उम्मीदें भी जागेंगी, आपके सपने को सच होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ईमानदारी आप ही जानते हैं बच्चों, अगर आप ईमानदार ही नहीं हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, किताबें खोली है सामने, ध्यान कहीं और है, तो फिर बच्चों बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, आप नहीं भी पढ़ रहे होगे ना, आपके जैसे हजारों बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, आपके पढ़ने ना पढ़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभावित होगा सिर्फ आप होंगे, आपका परिवार होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। सिलेक्शन होगा, आप लोगों को ही खुशी होगी, आपको ही अच्छा लगेगा, आपके परिवार को ही अच्छा लगेगा, नहीं होगा आप लोगों को दुख होगा। समाज, दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदार, किसी को कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ हेलो हाय तक सीमित होते हैं। अपनी सफलता की गाथा आप स्वयं लिखें, मेहनत कीजिए, लगे रहिए, 17 मई के एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी कीजिए। आपको शुभकामनाएं हैं अभी मेरी ओर से। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।